शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आज हम नीट पेपर लीक को लेकर एक बड़ा और सनसनीखेज खुलासा करने वाले हैं। ऐसा खुलासा जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, आपको वो बड़ी खबर बता दें। आईबी अफसर अंकित शर्मा हत्याकांड में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान हुए इस हत्याकांड को कोर्ट ने बर्बर करार दिया। कोर्ट ने 4 अन्य दोषियों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो 2020 में पूर्वी दिल्ली में ये दंगे हुए थे और इसी दौरान आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा का कत्ल हो गया था। इस मर्डर केस में ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने इन लोगों को पहले ही दोषी ठहरा दिया था, लेकिन आज सजा का ऐलान हुआ है। इस मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने 13 जुलाई को पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को हत्या और आपराधिक साजिश जैसी गंभीर धाराओं में दोषी करार दिया था। और इस मामले में सजा पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन समेत अन्य दोषियों को मौत की सजा देने की मांग रखी थी। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा का शव एक नाले से बरामद किया गया था। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 4 अन्य दोषियों को भी उम्र कैद की सजा। ताहिर कुछ कहेंगे? ताहिर हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। हाई कोर्ट है। ताहिर कुछ कहेंगे? ताहिर हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। हाई कोर्ट है, क्लियर है, क्लियर नहीं है, इंसाफ मिलेगा। हाई कोर्ट से मिलेगा। आपको लगता है इंसाफ का कोर्ट है कहा कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोग। तो इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई। समाज को झकझोरने वाली ये घटना है। शरीर को जानवर की तरह छोड़ दिया गया था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल प्रोसिक्यूशन ये प्रूव नहीं कर पाया कि इन एक्यूज ने कोई ओवर एक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल, उनके हाथ में कोई वेपन था या उन्होंने डायरेक्ट कोई स्टेपिंग की है। ये तो प्रूव हो पाया है कि ये एक मॉब के पार्ट थे, जो अनलॉफुल असेंबली थी उसके पार्ट थे, और बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 149 ये लोग कन्विक्ट हुए हैं। तो कोर्ट ने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कही है। सर, नेक्स्ट स्टेप्स क्या रहेंगे आप? डेफिनेटली सभी एक्यूज का कन्विक्ट का राइट है अपील फाइल करने के लिए। तो 12 जो बाकी लोग हैं उनके बारे में तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन जो मेरे क्लाइंट थे उनके बिहाफ पे विदिन 1 वीक हम अपील फाइल करेंगे। तो कोर्ट से सजा सुनकर जब ताहिर हुसैन बाहर निकल रहा था तो उसने कहा कि उसे अब हाईकोर्ट से इंसाफ मिलने की उम्मीद है। वकील का भी बयान हमने आपको सुनाया। अब सीधा मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर का हम रुख कर लेते हैं, जो हमें ज्यादा जानकारी इस खबर पर देंगे। मुकेश, कोर्ट में क्या कुछ हुआ, तमाम डिटेल्स बताइए। देखिए, दिल्ली पुलिस की तरफ से और जो अंकित शर्मा के परिवार के लोग हैं उनकी तरफ से कोर्ट में ये कहा गया था कि जो ताहिर हुसैन के साथ जो बाकी दोषी हैं उन सभी को फांसी की सज़ा हो, इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना जाए। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा दी है। बेसिकली कोर्ट ने ये कहा कि मामला काफ़ी गंभीर है और जो अंकित शर्मा की हत्या हुई थी वो काफ़ी क्रूर तरीके से हुई थी। शव को नाले में जानवरों की तरह छोड़ दिया गया था, ये बातें कोर्ट ने मानी। लेकिन कोर्ट ने इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला ना मानते हुए फांसी की सज़ा नहीं दी है। लाइफ इम्प्रिजमेंट जो सभी 5 दोषी थे उनको दिया है, जिसमें आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन है। इस मामले में जो ये पूरा मामला है ये 2020 में दर्ज हुआ था, जब उत्तर पूर्वी दिल्ली के तमाम इलाकों में बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे। उसी दंगे के दौरान 25 फरवरी को अंकित शर्मा मिसिंग हो गए थे, घर से गायब हो गए थे। वो घर से कुछ सामान लेने गए थे लेकिन वापस नहीं लौटे थे। उसके बाद 26 फरवरी 2020 को अंकित शर्मा का शव घर के पास ही नाले से बरामद हुआ था। दिल्ली पुलिस ने शव को बरामद किया था और जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो उनके शरीर पर 51 चोट के निशान मिले थे, जिससे साफ हुआ कि अंकित शर्मा की हत्या बहुत ही क्रूर तरीके से की गई थी। उनको धारदार हथियारों से मारा गया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने जांच की और जांच के बाद 2023 में इस पूरे मामले में चार्जशीट पेश कर दी। हालांकि इस केस में कुल 11 आरोपी थे, लेकिन कोर्ट ने 6 आरोपियों को रिहा कर दिया, उनको बरी कर दिया था। जो 5 लोग थे उनको दोषी करार दिया और कोर्ट ने भी माना कि जो ये 5 दोषी हैं इनके खिलाफ कई अहम सबूत दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में रखे हैं, जिसमें उनकी कॉल डिटेल्स है, उनके सीसीटीवी कैमरों के फुटेज हैं, मोबाइल के फुटेज हैं, मोबाइल की लोकेशन है, उनके जो मैसेज एक्सचेंज हुए थे वो है, जिस हथियार का इस्तेमाल हत्या में किया गया उनमें से कई
हथियार भी दिल्ली पुलिस ने बरामद किए थे। बिल्कुल, जिस और नाले में शव बरामद बिल्कुल, और इन तमाम एंगल से जांच के बाद ये बड़ा फैसला कड़कड़डुमा कोर्ट की तरफ से आया है। मुकेश, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ा खुलासा। नीट पेपर लीक, एक ऐसा मुद्दा जिसकी वजह से देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, जिसने एक बड़े आंदोलन को खड़ा कर दिया, जिस मुद्दे ने संसद ठप कर दी। पेपर लीक का मुद्दा तो इतने बड़े स्तर पर उठ गया। आज हम आपके सामने करने जा रहे हैं नीट पेपर लीक पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा कि आखिर नीट का पेपर लीक कैसे हुआ। सीबीआई की चार्जशीट से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पेपर लीक करने के तरीके पर सीबीआई भी हैरान है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ना कोई व्हाट्सएप, ना टेलीग्राम, ना पेन ड्राइव, ना पेपर की हार्ड कॉपी, फिर भी पेपर लीक हुआ। इस पर बड़ा खुलासा हुआ है। न डिजिटल डेटा ट्रांसफर हुआ, न व्हाट्सएप, न टेलीग्राम, न कोई दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और ना ही पेन ड्राइव, न हार्ड ड्राइव, ना तो नीट पेपर की कोई हार्ड कॉपी यानी कागजी पेपर बाहर गया, न कोई पेपर बनाने के दौरान पेपर को बाहर ले गया, न कोई अंदर आया। पेपर कमरे से बाहर गया ही नहीं, फिर भी पेपर लीक हो गया। ऐसा सस्पेंस जिसने सीबीआई के दिमाग की बत्ती का करंट भी उतार दिया था। सबूत तलाशने में सीबीआई के पैरों तले की जमीन भी खिसक गई थी। सोचिए, पेपर लीक के मास्टरमाइंड ने माइंड से ऐसा गेम खेला जिसने समूचे देश को हिलाकर रख दिया, लेकिन सीबीआई को फिर भी सबूत नहीं मिल पा रहे। न कोई फुटप्रिंट, न कोई निशान, न कोई पेपर की कॉपी। सब कुछ सिर्फ दिमाग से किया गया। जी हाँ, सिर्फ दिमाग से, यानी माइंड से पूरा पेपर माइंड गेम रचाया गया। लेकिन कैसे हुआ, क्या आखिर? समूचा पेपर माइंड से लीक किया गया, कैसे, वो समझिए। ये देखिए, इन 3 प्रोफेसर को देखिए। सीबीआई के मुताबिक गिरफ्तार किए गए तीनों शिक्षक एनटीए के पेपर सेटिंग पैनल का हिस्सा थे। इनमें केमिस्ट्री के शिक्षक पीवी कुलकर्णी, फिजिक्स की शिक्षिका मनीषा गुरुनाथ मंडारे और बायोलॉजी की टीचर मनीषा संजय हवलदार शामिल थी। नीट पेपर बनाने के दौरान एनटीए के ऑफिस में इनके पास न मोबाइल था, न कोई पेन होता था, न कोई पेपर। आते जाते समय इनकी सघन तलाशी होती थी, स्कैन किए जाते थे, तभी अंदर आने की इजाजत होती थी। लेकिन इन तीनों ने इन सारी सुरक्षा सावधानियों को अपने दिमाग से हराने की कोशिश रची और पेपर लीक का माइंड वाला माइंड गेम रच डाला। कैसे? बहुत ध्यान से सुनिएगा। सीबीआई जांच में किए गए दावों के मुताबिक इन तीनों को मराठी में पेपर अनुवाद करने की जिम्मेदारी मिली थी और वहीं से इन्होंने माइंड के जरिए पेपर लीक का माइंड गेम कर दिया। सीबीआई के मुताबिक अनुवाद करने की वजह से आरोपियों को अंतिम प्रश्न पत्र लंबे समय तक देखने और याद करने का मौका मिला। गिरफ्तार किए गए तीनों शिक्षक एनटीए के पेपर सेटिंग पैनल का हिस्सा था। जांच एजेंसी के मुताबिक अंतिम प्रश्न पत्र का अनुवाद करते समय इन्होंने कई सवाल याद कर लिए, अपने दिमाग में उतार लिए, या यूं कहें कि अपने दिमाग में एक क्वेश्चन बैंक तैयार कर लिया। उसके बाद इन तीनों गुनहगारों ने अपने कोचिंग सेंटरों में यही सवाल अपने छात्रों को बताए, उनकी कॉपी में उतराए। इस तरह से सबूत भी ना मिले और पेपर लीक भी हो जाए। इन कक्षाओं के दौरान इन्होंने कथित तौर पर असली नीट के प्रश्नों को बोलकर लिखवाया। छात्रों ने उन्हें अपने हाथों से लिखा। जांचकर्ताओं के मुताबिक ये जानबूझकर किया गया ताकि पेपर लीक की कोई पीडीएफ, फोटो या इलेक्ट्रॉनिक कॉपी मौजूद न रहे। लेकिन अब सीबीआई ने छात्रों के हाथ से लिखे गए उन नोट्स को जब्त किया है जो मूल नीट प्रश्न पत्र से पूरी तरह मेल खाते हैं। जांचकर्ताओं के मुताबिक इसके पीछे का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। कथित योजना ये भी थी कि इन कोचिंग समूहों के छात्र नीट परीक्षा पास करें, इससे ट्यूशन नेटवर्क की प्रतिष्ठा बढ़े और अधिक फीस देने वाले छात्र उनके पास आएं। जांच एजेंसी के मुताबिक इन तीनों को एक सैनिटाइज एनवायरनमेंट में रखा गया था जिससे कि पेपर गोपनीय रहे, लेकिन इनको घर जाने और अपने कोचिंग सेंटरों में जाने की परमिशन थी। इसी का फायदा इन 3 लोगों ने उठाया और जो प्रश्न पत्र नीट पेपर एग्जाम में आने थे वही प्रश्न पत्र अपने छात्रों को पढ़ाए, जिससे ये पेपर लीक हो गया। जांच एजेंसियों का दावा है कि छात्रों को कभी यह नहीं बताया गया कि ये सवाल सीधे अंतिम प्रश्न पत्र से लिए गए हैं। उन्हें केवल इतना कहा गया, ये बहुत अहम सवाल हैं,
इसी वजह से छात्रों को संदेह भी नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं ना, गुनाह कितने भी परतों में क्यों न छिपा हो, खुलकर बाहर आ जाता है। सीबीआई के मुताबिक यहाँ से शुरू हुआ लालच का खेल, जिसकी वजह से ये पेपर लीक का मामला खुल पाया। वरना अगर कोचिंग के बच्चों तक ही ये पेपर सीमित रहता तो शायद कभी भी सामने लीक नहीं आता। ब्यूटिशियन वाघमारे ने ये पीडीएफ धनंजय लोखंडे तक पहुंचा दी। यहीं से पहली डिजिटल पेपर लीक की कॉपी बाहर गई। आरोप है कि लोखंडे ने लीक हुए पेपर को अलग अलग लोगों को बेचा। सीबीआई का मानना है कि इसी नेटवर्क के जरिए प्रश्न पत्र देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंचा और बड़े स्तर पर फैल गया। सीबीआई का आरोप है कि वाघमारे ने सबसे पहले इसे पुणे में धनंजय के पास बेचा था, जो पुणे का एक करियर काउंसलर है। लोखंडे से ये पेपर नासिक की बिचौलिए शुभम खैरनार के पास पहुंचा। वहां से हाथ आगे बढ़ते गए, इसकी कीमत बढ़ती गई। आखिर में यश यादव से होता हुआ राजस्थान में बिवाल परिवार तक पहुंच गया और फिर वहां से पुलिस तक पहुंच गया। इस मामले में सीबीआई ने मंगलवार को अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में कुल 13 गिरफ्तार आरोपियों को नामजद किया गया है। फिलहाल सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में इस केस में और भी खुलासे हो सकते हैं। सीबीआई ने इस पूरी जांच के दौरान एनटीए को परीक्षा प्रक्रिया में मौजूद इस कथित खामी की जानकारी भी दी। एजेंसी जल्द एनटीए को इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट सौंप सकती है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। मुकेश सिंह सेंगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो ये बड़ा खुलासा एनडीटीवी इंडिया पर हम कर रहे हैं। पेपर लीक मामले ने देश की सियासत को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। बयानबाजी से लेकर विरोध प्रदर्शन और फिर पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक, इस पूरे मामले में जहां एक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर कई सारे सवाल खड़े कर दिए गए, तो वहीं दूसरी ओर अब इस पूरे मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। मुकेश का एक बार फिर से रुख करते हैं। मुकेश बने हुए हैं हमारे साथ। मुकेश, अब तक की जांच में ये दावा किया गया है कि नीट परीक्षा में हुई धांधली का जिम्मेदार कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि पेपर सेट करने वाले शिक्षक ही हैं। रिपोर्ट में और क्या कुछ सामने आया है? देखिए, बिल्कुल एनडीटीवी को सीबीआई के टॉप सोर्सेज से जानकारी मिली है कि जो 13 लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं, जिनके खिलाफ हाल ही में 20,000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की है, उनमें 3 टीचर वो हैं जो सीधे तौर पर एनटीए से जुड़े हुए थे और इनके पास पेपर का एक्सेस था। ये पेपर के कस्टोडियन थे और साथ में इन्हीं पेपरों का इन लोगों को मराठी भाषा में अनुवाद भी करना था। चूंकि इसीलिए इनको ज़्यादा टाइम मिला पेपर देखने का, इन्होंने पेपर को अपने पूरे जहन में उतार लिया। उसमें जो सवाल थे वो सारे सवाल इन लोगों ने याद कर लिए और उसके बाद फिर इन तीनों टीचरों ने ये सवाल अपने कोचिंग सेंटर में अपने छात्रों तक पहुंचाए और फिर यही जो सवाल थे इनकी एक पीडीएफ तैयार हुई और ये पीडीएफ पुणे में एक महिला है मनीषा वाघमारे, उस महिला जो है वो एक ब्यूटी पार्लर चलाती है, उसने फिर ये जो पीडीएफ है वो धनंजय लोखंडे को दिया और धनंजय लोखंडे ने 2 अलग अलग रूट से, एक केरल से हरियाणा और राजस्थान और दूसरा गुजरात से हरियाणा राजस्थान, इन 2 अलग अलग रूटों से पेपर जो है तमाम देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा। और इसमें यह भी आरोप है कि इन लोगों ने 30-30 लाख रुपए तक इस पेपर को बेचकर कमाए हैं। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है कि कोई भी डिजिटल तरीका शुरुआत में पेपर को लीक करने में नहीं अपनाया गया। बहुत ही शातिर तरीके से पूरे पेपर में जो सवाल थे उसका एक क्वेश्चन बैंक पूरे दिमाग में तैयार कर लिया गया, उन सवालों को याद किया गया। क्योंकि ये तीनों टीचर लंबे समय से पेपर के साथ में रहे, पेपर का अनुवाद करते रहे, तो इनको सारे सवाल याद हो गए थे। इन्होंने छात्रों से ये नहीं कहा कि यही अंतिम पेपर है और यही पेपर नीट के एग्जाम में आने हैं। इन्होंने छात्रों से ये कहा कि ये जो पेपर है ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण सवाल है और ये एग्जाम में आ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं क्वेश्चन से एक पीडीएफ तैयार करके पूरे देश में 2 रूट से, केरल से और गुजरात से, ये जो पूरा नीट पेपर के क्वेश्चन थे वो बांटे गए और इस तरह से पेपर को लीक किया गया। तो सीबीआई की जांच में इन 3 टीचरों के अलावा इस पूरे मामले के पीछे जो माइंड गेम है अब उसे लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है मुकेश की प्रश्न पत्र तैयार करने और उसके अनुवाद की जिम्मेदारी निभाने वाले शिक्षकों ने ही अपनी याददाश्त के सहारे इस पेपर को लीक किया था। यानी कि जो पारंपरिक तरीके से जो हमने पहले देखा कि पेपर लीक होते थे उससे हटकर इस बार ये पेपर लीक को अंजाम दिया गया है। बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
और आइए अब बात करते हैं संसद परिसर की। अयोध्या में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर संसद परिसर में आज अजब नजारा देखने को मिला। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव साधु के वेश में संसद परिसर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने दान पेटी लेकर जो कुछ नाटकीय माहौल बनाया, उसकी समय हर तरफ चर्चा है। विपक्ष इसे जहां चढ़ावा चोरी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन बता रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष इसे सड़क छाप राजनीति कह रहा है। संसद परिसर के बाहर इस तस्वीर पर हंगामा बरपा हुआ है। ये पूरा ड्रामा उस समय हुआ जब संसद परिसर में विपक्षी सांसद अमित शाह को सदन में बुलाने की मांग कर रहे थे। उनके गायब होने के पोस्टर को लेकर नारेबाजियों का दौर जारी था। उसी समय निर्दलीय सांसद पप्पू यादव 2 से 3 दान पात्रों के सामने परिसर में नीचे बैठ गए। उस समय वहां समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव और अवधेश प्रसाद पहले से ही मौजूद थे। शरीर पर भगवा कपड़े, कंठी माला और हाथ में श्रीराम की तस्वीर, चारों तरफ विपक्ष के सांसदों का घेरा बनाकर अमित शाह और चढ़ावा चोरी के नारे लगा रहे थे और पप्पू यादव श्रीराम की तस्वीर सभी को दिखा रहे थे। इस दौरान एक एक कर सांसद सिंबॉलिक तौर पर दान पात्र में पैसे भी डाल रहे थे। उसके बाद समाजवादी पार्टी की सांसद जब चढ़ावा डालने के लिए पहुंची तो पप्पू यादव ने चढ़ावा अपनी जेब में रख लिया। उसके बाद राहुल गांधी भी चढ़ावा डालने पहुंचे तो पप्पू यादव ने दिखाया कि वो सब कुछ अपनी जेब में रख लेंगे, दान पात्र भी अपने पास रख लेंगे। उस दौरान अवधेश प्रसाद वहां खड़े थे, जिनके पप्पू यादव ने पैर छूने शुरू कर दिए। उसके बाद समाजवादी सांसद धर्मेंद्र यादव जब चढ़ावा डालने पहुंचे तो पप्पू यादव ने उनके हाथ से चढ़ावा छीनकर अपनी जेब में रख लिया और उसी के बाद शुरू हुई असली ड्रामेबाजी। हर तरफ चढ़ावा चोर, चंदा चोरी की आवाज आने लगी। इस दौरान पप्पू यादव चंदा चुराने का ड्रामा करते रहे। कभी धर्मेंद्र यादव से छीनते रहे तो कभी अवधेश प्रसाद से पैसे छीनते नजर आए। इसी के बाद तमाम सांसदों ने पप्पू यादव को घेर लिया, उन्हें पीटने का ड्रामा शुरू कर दिया। पिटाई के ड्रामे के बीच पप्पू यादव लोगों से बचकर सदन के द्वार की तरफ भागे। ऐसे में दान पात्र लेकर भागने की कोशिश में भारी शरीर ने साथ नहीं दिया और दान पात्र वहीं छूट गया। पप्पू यादव कैमरे से आउट हो गए, लेकिन विपक्ष की नारेबाजी जारी रही। लेकिन अभी भी पप्पू यादव वाला ड्रामा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। अवधेश प्रसाद और दूसरे सांसदों ने उन्हें भागते समय फिर से पकड़ लिया। चंदा चोरों को जिन्होंने लूटा है इनको पकड़ के ले चलो, इनको फांसी पे रखो। समाजवादी पार्टी से पकड़ा किसने? आपने साधु जी पकड़ा किसने? पकड़ा किसने? के बाबा बनकर के तो ये अलग रूप में आ जाता है पार्लियामेंट में। आप लोग क्यों? राहुल गांधी जी का चोरी दे रहे थे दान, हमको लगा कि प्रभु सब चोरी कर धन का गमन करके एक अलग रूप में आ जाए हैं। क्यों साधु महात्मा देश में भाग रहे हैं? उपाय क्या है? हम लोग भगवान के साथ गद्दारी पकड़ लिए हैं, भगवान के साथ चोरी, क्या रास्ता? यहाँ पर कई सांसद पैसा दे रहे हैं, पॉकेट में रखा, सब रख लिए, सब चोरी कर लिए। राहुल गांधी जी हम लोग खाने नहीं देंगे, पैसा दे रहे थे, अयोध्या में सजा मिलेगी। सारे सांसद अयोध्या के सांसद में आपने इस तरह मैं फांसी चढ़ा दूंगा। धर लिया फांसी धर लिया भैया। ये तो एक सिंबॉलिक हम लोगों ने प्रदर्शन किया कि कैसे अयोध्या में डकैती पड़ रही है 2020 से, जब से
प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का ट्रस्ट बना है, तब से डकैती पड़ रही है और तभी से नहीं पड़ रही है। जो 90 के आंदोलन के समय भी लगभग 1400 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था, उसका भी हिसाब किताब पता नहीं है। आए राम के वजूद पर हिंदोस्तां को नाज और अहले सुखन भी कहते हैं उनको इमाम हिंद। अब भगवान राम के दरबार को हमारे यहाँ गांव में जो अनपढ़ गंवार लोग हैं वो चर्चा कर रहे थे कि ये भैया एक घर तो डाइनो छोड़ देले, लेकिन ये तो भगवानों के ना छोड़ रहा सो, तो ये दुर्गत हो रही है इनकी। हमारा खाली एक उद्देश्य है कि लोगों को ये बात पहुंचे कि भारतीय जनता पार्टी और उनके संगी साथी किस तरह से भगवान राम के लिए लोगों के प्रति जो श्रद्धा है, आस्था है, उसमें चोरी कर रहे थे। पप्पू यादव ने अपनी पीठ पर आगे और पीछे दोनों तरफ पोस्टर लगा रखे जिसमें लिखा था भगवान के नाम पर व्यापार, शर्म करो सरकार। काफी देर तक पप्पू यादव सदन के बाहर इसी तरह प्रदर्शन करते रहे। उसके बाद जब वो सदन में गए तो सत्ता पक्ष ने इस पूरे प्रदर्शन को गंभीर मुद्दों का मजाक बता दिया। खुद स्पीकर ने सांसदों के आचरण पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वेश बदलकर संसद में नहीं आना चाहिए। कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है, संसद या संसद के परिसर में मुझे कई मान्य सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। विपक्ष कहता है कि जब उसकी आवाज संसद में नहीं सुनी जाती तो वो नए नए तरीके तलाशता है। वहीं सत्ता पक्ष का तर्क है कि संसद चर्चा का मंच है, न कि राजनीतिक नाटक का, और संसद में सड़क छाप राजनीति नहीं होनी चाहिए। मंत्री के रूप में मैं सदन में उपस्थित हूं, सरकार के मंत्री के रूप में, लेकिन आज सड़क छाप राजनीति की जा रही है। सदन की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया जाए, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान को तार तार किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, ये प्रतिपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है। आज जो घटना घटी है ये केवल सपा और पप्पू यादव और कांग्रेस ये सोची समझी रणनीति के तहत भारत के सनातन के साधु संतों को दिखाया गया चोर के रूप में। इससे पहले पप्पू यादव लाठी लेकर और घायल के वेश में संसद पहुंच गए थे। सदन में उनके खिलाफ टिप्पणी पर भी पप्पू यादव ने जवाब दिया। मैं कोई भेष नहीं बदलता, हम कपड़े बदलते हैं लेकिन हम चरित्र नहीं बदलते, चिंतन नहीं बदलते। कपड़ा सब बदलता है, लेकिन इस सदन में रहने वाले जो 80% ऐसे लोग हैं जो जाति धर्म मजहब के नाम पर, भगवान के नाम पर, आस्था के नाम पर खेल करता है, अपना चरित्र भी बदलता, विचार भी बदलता, मन भी बदलता है। फिर से जाइएगा ऐसे ही नहीं सदन में? हमारा जो विरोध है आस्था को लेके, सनातन को लेके, वो है और ये रहेगा। तो वार पलटवार और प्रदर्शन के बीच ये तस्वीर आज सुर्खियों में बनी रही। इसी के बाद हंगामे के कारण संसद के दोनों सदन सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिए गए। मनोरंजन भारती और राजीव रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं जंतर मंतर के गुनहगारों की। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान मौजूद हुड़दंगियों को लेकर दिल्ली पुलिस ने कमर कस ली है। 20 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा पर मास्क लगाकर आए उपद्रवियों पर पुलिस की नजर है। उन सभी वीडियोस की जांच की जा रही है जिसमें चेहरे पर मास्क पहने लोग उपद्रव करते दिख रहे हैं। उन पर शिकंजा कसने वाला है। मास्क का सहारा, हिंसा का इरादा। सीजेपी प्रोटेस्ट में नकाबपोश कौन है? दिल्ली पुलिस पकड़ेगी मास्क वाले उपद्रवी। हिंसा की कहानी परिवार की जुबानी। और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि पेपर लीक करने वाली गैंग देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले गैंग को बख्शा नहीं जाएगा, और दूसरी तरफ छात्रों के आंदोलन के आड़ में दिल्ली में हुड़दंग मचाने वालों पर अब कानून का शिकंजा कसने जा रहा है। चेहरे पर हीरो स्पाइडरमैन का मास्क और हरकतें विलेन वाली, ये लोग जिन्होंने अपने चेहरे नकाब से ढक रखे हैं, ये वही लोग हैं जिन्हें दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है, क्योंकि इन लोगों ने दिल्ली में सीजेपी के प्रोटेस्ट को हाईजैक कर हिंसा फैलाने की कोशिश की। नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली में हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में कुछ उपद्रवी भी घुस आए थे। इन उपद्रवियों ने अलग अलग तरीकों से अपना चेहरा छिपा रखा था। दिल्ली पुलिस अब हिंसा से जुड़े सीसीटीवी फुटेज के जरिए इन उपद्रवियों की कुंडली खंगाल रही है। पुलिस ने हिंसा से जुड़ी कई तस्वीरें मीडिया से साझा करते हुए बताया कि सीजेपी प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में एफआरएस से 2873 बदमाशों की पहचान की गई। साथ ही अब फुटेज में नजर आए मास्क मैन की कुंडली निकाली जा रही है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि टीम उन सब वीडियो की जांच कर रही है जिसमें चेहरे पर मास्क पहने लोग उपद्रव करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि चेहरा ढके बदमाश पुलिस पर लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं। तकरीबन 400 सीसीटीवी कैमरों से दिल्ली पुलिस मास्क पहने उपद्रवियों का सीक्वेंस तैयार कर रही है। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग हाईटेक फेस मास्क और सेफ्टी गॉगल्स पहनकर पहुंचे थे। गीले जूट के बैग के इस्तेमाल की भी पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस अब उपद्रवियों के खिलाफ डिजिटल सबूत जुटा रही है। दिल्ली पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उनमें रायसीना रोड प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़ते हुए दिखाई देते हैं। संसद मार्ग बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ती भीड़ और पथराव। जनपथ पुलिस पर पथराव, गाड़ियों में तोड़फोड़। रजिस्ट्रार सोसाइटी कार्यालय पथराव और सामान बाहर फेंका गया। कनॉट प्लेस गाड़ियों में तोड़फोड़, पुलिस पर पथराव। रीगल सिनेमा पथराव की घटनाएं हुई। टॉलस्टॉय मार्ग एक वाहन में आग लगी, बस की हवा निकाली। जंतर मंतर पथराव, आग लगाने के लिए उकसाने वाली आवाजें रिकॉर्ड हुई। एक तरफ जहां पुलिस उपद्रवियों पर शिकंजा कस रही है, वहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर सीधे सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, पीएम मोदी और अमित शाह, आप जेन जी को डरा धमकाकर चुप नहीं करा सकते। पहले आपने उनकी हड्डियां तोड़ी, अब आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और उनके अकाउंट्स बंद करवा रहे हैं। आप भारत का अतीत हैं। भारत के भविष्य के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, इसे लेकर सावधान रहें। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कई वीडियोस में पुलिसकर्मियों पर सीधे हमले दिखाई देते हैं। एक घायल महिला पुलिसकर्मी को मौके से ले जाते हुए संसद मार्ग पर एक पुलिसकर्मी को घेर कर पीटते हुए भी उपद्रवी दिख रहे हैं। अब पुलिस इन सभी को खंगालते हुए प्रदर्शनकारियों के बीच से उपद्रवियों की तलाश कर रही है। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।